हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सोनू वर्मा में। आज हम इतिहास का टॉपिक मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, इन तीनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और साथ में वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट भी इंक्लूड करा है, उस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। उसमें हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं मगध महाजनपद की। कौन कौन से यहाँ पर राजवंश आए और किन किन राजाओं ने यहाँ पर राज किया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से राजवंश इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सब बताएंगे। मगध की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। मगध की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। मगध पर सबसे पहले बिंबसार आए और हर्यक वंश की स्थापना करी। उसके बाद में शिशुनाग आया और नागवंश की स्थापना करी। और इसके बाद में महापद्मानंद आए और नंदवंश की स्थापना करी। और इसी वंश का आखिरी शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से बैटल में पराजित कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद और वंश भी आए, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन चारों वंशों में से सबसे इम्पोर्टेंट वंश मौर्य वंश है। 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। साथ में हम हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि बिंबसार ने किस वंश की स्थापना करी, तो हर्यक वंश की, और शिशुनाग ने नागवंश की, महापद्मानंद नंदवंश की स्थापना करी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक, तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं हर्यक वंश की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबसार थे। बिंबसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। किसकी? बिंबसार की। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा, इसी अजातशत्रु की मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने की थी। और ध्यान रखिएगा, इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। किसने? उदयन ने। और इसी उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार को मार दिया था। ठीक, क्लियर। और हर्यक वंश के बाद में नागवंश आता है। उस नागवंश के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उसके संस्थापक शिशुनाग थे, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आते हैं महापद्मानंद। इन्होंने नंदवंश की स्थापना करी थी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नंदवंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव के राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था, जो कि यह युद्ध हाइडेस्पियन के युद्ध के नाम से जाना गया। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इस घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मार दिया था और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर फ्रेंड, हमने हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, इन तीनों वंशों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया वंश मौर्य वंश। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वंश वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वंश से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इस वंश को अच्छे से पढ़िए। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। उस समय मौर्य वंश में एक मुद्रा प्रचलित थी, उसका नाम था पड़। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मौर्य वंश की सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, तो आंसर होगा पड़। इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था, और चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। और मौर्य वंश की जो उस समय प्रचलित मुद्रा थी, उसका नाम पड़ था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इसी सेलुकस निकेटर के राजदूत का नाम
मेगास्थनीज था। ठीक है, जो मेगास्थनीज है किसके राजदूत थे? सेलुकस निकेटर के। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना इसको। इसी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। बहुत फेमस पुस्तक है। ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं हम। सेलुकस निकेटर की पुत्री कार्लेनिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। किसने? कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इसी सेलुकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। इसी मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका नाम था। और सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्लेनिया था। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो उसका आंसर होगा जैन धर्म को स्वीकार किया था। आगे चलते हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करी जाए तो श्रवणबेलगोला में हुई थी उपवास के कारण। समझ गए होंगे अच्छे से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था एंड इसकी मृत्यु का कारण क्या था? उपवास। कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद में बिंदुसार इसका शासक बना है और इसके बाद में बिंदुसार अगला शासक बना। तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उसके बाद में बिंदुसार। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार को। चलिए बिंदुसार के बारे में कुछ देखते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इस बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार और बारिसार के नाम से जाना गया है। किसको? बिंदुसार को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक ने विद्रोह को शांत किया और वहाँ की जनता का दिल भी जीत लिया था। किसने? अशोक ने। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक की मांग करी थी। जो बिंदुसार थे इन्होंने जो सीरिया के शासक से अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक की मांग करी थी। एंटियोकस ने अंजीर, मीठी शराब का प्रस्ताव माना था और दार्शनिक का नहीं माना था इसको, यानी कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसने यह कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक क्रय विक्रय नहीं होगा, यानी कि अंजीर और मीठी शराब का प्रस्ताव मान लिया था और दार्शनिक का ठुकरा दिया था। किसने? एंटियोकस ने। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने बिंदुसार के बारे में डिस्कस करा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने अच्छे से जाने, जैसे कि पुराणों में इस वीर को अमित्रघात, भद्रसार, वारिसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। किसने? बिंदुसार ने। अशोक ने विद्रोह को शांत ही नहीं किया बल्कि वहाँ की जनता का दिल भी जीत लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फ्रेंड यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद यहाँ का शासक अशोक बना। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन का प्रचलन बढ़ा था। इनकी खोज सबसे पहले फेनथेलर ने 1750 में की थी। किसकी? इंस्क्रिप्शन की। और इसको सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स प्रिंसेप था, जो कि 1837 में पढ़ा था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति का नाम तो फेनथेलर और पढ़ने वाले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद अशोक ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं आगे। और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करी थी।
ठीक है फ्रेंड, बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेख का प्रचलन बढ़ा था। इन इंस्क्रिप्शन की खोज सबसे पहले फेनथेलर 1750 में करी थी और इसको सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि 1837 में पढ़ा था। ठीक है, आरंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग युद्ध में भारी मार काट के बाद अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करी थी। और ध्यान रखिए, अशोक देवानामपुरी के नाम से विख्यात था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंत में अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला शासक वृहद्रथ बना। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। वो कौन कौन सी थी वो देखते हैं। नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्टी यह अभिलेख पाकिस्तान में मिले हैं। अरमाइक यह अफगानिस्तान से मिले हैं और ग्रीक यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि, अरमाइक और ग्रीक। जो अशोक के अभिलेख थे, यानी कि जो इसके इंस्क्रिप्शन थे, उसकी भाषा की बात करी जाए तो प्राकृतिक थी और इन्होंने 4 लिपियों में लिखाया था। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। क्लियर? चले आगे चले। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। राजस्थान के भ्राबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक की धम्म यात्रा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। वो देखते हैं किस तरह से है। अशोक ने अपने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बताई है उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास सेवकों के प्रति उदार करे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये किसने कहा था? अशोक ने अपनी धम्म यात्रा में कहा था। आप समझ सकते हैं अच्छे से। और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि राजस्थान के भ्राबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। किसको? खुद को। यानी कि जो मगध का सम्राट कौन है? अशोक। उसने खुद लिखा था अपने भ्राबू अभिलेख में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक के कुछ अभिलेख हैं। प्रथम अभिलेख में क्या बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रथम में क्या है। इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा करी गई है। ठीक है, प्रथम अभिलेख में क्या है? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर निंदा करी गई है। ठीक। और द्वितीय अभिलेख में क्या है? इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की चर्चा करी गई है। यानी कि द्वितीय अभिलेख में क्या है कि इसमें मनुष्य के साथ पशु पर भी चर्चा करी गई है। तृतीय अभिलेख में क्या है? इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तुक और प्रदेशक की चर्चा करी है, जो धम्म की प्रचार के लिए थे। ठीक। चतुर्थ अभिलेख में क्या है? इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष के नीति की चर्चा करी है। 5वां शिलालेख में क्या है? इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा करी है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। नंबर 6 शिलालेख में क्या है वो देखते हैं पहले तो हम। इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। अशोक ने नंबर 6 शिलालेख में ये कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। प्रथम में देखते हैं, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा करी गई है। नंबर 2 में इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु चिकित्सा की चर्चा करी गई है। थर्ड इंस्क्रिप्शन में इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक, प्रदेशक की चर्चा करी है, जो धम्म की प्रचार के लिए थे। नंबर 4 में इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष के नीति की चर्चा करी है। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा करी है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। नंबर 6 शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए 7वां, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के
आपसी समन्वय की बात कही है या सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां, इसमें धम्म यात्रा की चर्चा की गई है जो इसके राज्याभिषेक से लेकर 8 वर्ष से प्रारंभ होती है। आप देख सकते हैं राज्याभिषेक से 10वें वर्ष गया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। कौन? अशोक। 10वें वर्ष कहाँ गया था? गया। और 20वें वर्ष लुम्बिनी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का उल्लेख है। किसमें? 9वां शिलालेख में। इसके बाद में 10वां, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ये किसने कहा था? अशोक ने कहा था। इसके बाद में 11वां, धम्म की व्याख्या मिलती है। किसमें? 11वां में। साथ में क्या मिलता है? विभिन्न धर्मों की आपसी समन्वय की बात कही है। यह शिलालेख सबसे बड़ा था। और 8वें में जो राज्याभिषेक से लेकर 10वें वर्ष यह गया था। उसके बाद में राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। क्लियर? 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का उल्लेख है। 10वां, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, धम्म की व्याख्या। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में 12वां शिलालेख, इसमें क्या कहा गया है? इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए व्याख्या करी गई है। किसमें? 12वां शिलालेख में। इसमें जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने की व्याख्या करी गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा करी गई है। किसमें? 13वां शिलालेख में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। किसने? अशोक ने। आप देख सकते हैं 12वां में क्या है? इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए व्याख्या करी गई है। और 13वां में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा करी गई है। और 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। किसने? अशोक ने। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो उनका टाइम पीरियड था, कब से लेकर कब तक था। तो आप देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था वो कब तक राज किया? 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। उसके बाद में 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासक रहे। उसके बाद में 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व अशोक का टाइम पीरियड था। उसके बाद में 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व दशरथ मौर्य थे। उसके बाद में 224 से लेकर 215 ईसा पूर्व संप्रति थे। उसके बाद में 202 से लेकर 195 ईसा पूर्व तक देव बर्मन थे। उसके बाद में 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व तक सद्धनवा थे। उसके बाद में 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व वृद्धरथ थे। ये मौर्य वंश के आखिरी शासक थे। कौन? वृद्धरथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 222 से लेकर 298। उसके बाद में बिंदुसार आए। उसके बाद में अशोक आए। उसके बाद में दशरथ मौर्य आए। उसके बाद में संप्रति, देव बर्मन, सद्धनवा, वृद्धरथ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ। आप देखते हैं किस तरह से आपने पढ़ा है, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलिए तो फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो हमको इस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा रहा है कि पहला वंश कौन आया, उसके बाद में कौन सा आया। तो हमने पढ़ रखा है कि पहला हर्यक वंश आया, उसके बाद में नागवंश आया, उसके बाद में नंद वंश आया, उसके बाद में मौर्य वंश। तो इसको सीक्वेंस से लगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य, एवी, घनानंद या पोरस। तो सबको पता होगा ऑप्शन डी पोरस के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देवानामप्री के नाम से कौन विख्यात था? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या घनानंद या हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला,
काशी, उज्जैन, पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र या ऑप्शन सी अवंती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला में। तो उस समय बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए भेजा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फहियान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी वृहद्रथ, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी अरस्तु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपगुप्त। अगला क्वेश्चन, मौर्य दरबार के ग्रीक राजदूत का क्या नाम था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सिकंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बिंदुसार या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शासक को शिलालेख का जनक कहते हैं? तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। मौर्य वंश के बाद किस वंश का आगमन हुआ था? नंद वंश, सातवाहक, हर्यक वंश या कड़वंश या कड़वंश कड़वंश या कड़वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक। तो आप देख सकते हैं शिशुनाग ये मौर्य वंश का नहीं है, ये नागवंश का है। बिंदुसार मौर्य वंश के, ऑप्शन सी अशोक ये भी मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी मौर्य वंश के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था। यहाँ पे फ्रेंड पाटली गलत लिख गया है, उसके लिए सॉरी। मिट्टी का, ईंटों का, पत्थर का या लकड़ी का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। तो फ्रेंड हमने मौर्य वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व कर लिया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं, थैंक यू।